Hello everyone, it's class 10 and today we'll start a new chapter from the bio section of science, that's life process. आज हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बायो सेक्शन का ये पहला चैप्टर है और कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक परसेप्शन पहले से बैठा होता है कि ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा हार्ड है और भी तरह की कुछ बातें, तो इस प्रकार के परसेप्शन से वे घबराने लगते हैं। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है इस चैप्टर में, बल्कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये न सिर्फ उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आगे चलकर साइंस पढ़ना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है यह चैप्टर और जानना, क्योंकि पूरे जीवन का रहस्य, पूरे शरीर के अंदर जो सब घटनाक्रम होता है जिसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में फिजियोलॉजी कहते हैं, तो उन सभी पर चर्चा, एक संक्षिप्त चर्चा, जितना कि कम से कम सेकेंडरी लेवल के बच्चों को जानना चाहिए और जितना कि अगर बच्चा आगे चलकर बायो नहीं भी पढ़े तो उसके लिए ज़रूरी है जानना। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर में, इसलिए इससे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल ही सिंपल वे में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और हम समझते हैं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो करीब 90% बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो यह कह सकते हैं कि हमें अब कहीं कोई परेशानी नहीं है इस चैप्टर। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे यह एक यहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के और दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग में, चूँकि आपके शरीर के अंदर का मामला है तो आपको इंटरेस्ट इसमें लेना चाहिए। आप अगर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो इस टॉपिक में तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए और आप लेकर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण है क्या, आखिर इसमें है क्या, इसमें हम पढ़ते किन चीज़ों के बारे में, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम ही है लाइफ प्रोसेस और इसे इस रूप में समझा जाए कि जीवन, हम जिंदा हैं और हमें ज़िंदा रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है वे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने शरीर को लेकर चलेंगे ज़्यादातर, और प्लांट्स को छोड़ना नहीं है। हम लोग प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। वी आर हेटेरोट्रोफ्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स एंड वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स को भी लेकर चलना है। एनिमल्स सब के बारे में तो लेकर चल पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ह्यूमन के बारे में ह्यूमन को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्लांट्स के लिए जनरल बातों पर ध्यान देंगे, किसी खास प्लांट के लिए। तो हम जिंदा कैसे रहते हैं, लाइफ हमारा कैसे चलता है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा इस चैप्टर में हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ को हम लोग समझें कि हमारे जीवन का जो रहस्य है वो एनर्जी में छुपा हुआ है, ऊर्जा। हम जीवित हैं ये कैसे पता चलता है? हमारे बॉडी में एनर्जी है। अगर एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? तो एनर्जी का काम क्या है हमारे लिए? सामान्य तौर पर छोटे क्लासेस में, बिलो सेकेंडरी लेवल, बच्चे ऐसा समझते हैं कि एनर्जी का काम क्या है। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर रीडिंग, फॉर राइटिंग, फॉर ईटिंग, फॉर जंपिंग, फॉर जॉगिंग, these are some activities that needs energy। लेकिन जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं तो इसके
एक नए एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमें एनर्जी की ज़रूरत उठने बैठने, खाने पीने, दौड़ने, खेलने, कूदने, जॉगिंग करने के लिए तो है। ये गलत बात नहीं है, इनके लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, अगर आपने इसके पहले कहीं नहीं सुना पढ़ा है, कि हमारे बॉडी में दिन भर में जितने एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट, अप्रॉक्सीमेटली 90% is consumed in different physiological activities which are continuously taking place inside our body. हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस प्रकार के कई सिस्टम्स हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं हमारे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। वे काम नहीं करेंगे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन सारे सिस्टम्स को लगातार काम करते रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आपने कभी गौर किया है, आपका हार्ट 24 घंटा धड़कता है, अगर 2, 4, 5 मिनट के लिए वो रेस्ट ले ले, क्या होगा? हमारे लंग्स श्वास लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ये हमारा रिब ऊपर की ओर खिंचाता है, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हमारे रिब के जो इस एरिया का, थोरेसिक एरिया का वॉल्यूम घटता बढ़ता है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली श्वास लेते हैं और छोड़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये क्रिया तो हमेशा चलती रहती है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। एक वैज्ञानिक कैलकुलेशन के अनुसार विज्ञान ऐसा बताता है कि हमारे शरीर में जितने एनर्जी का प्रोडक्शन दिन भर में होता है उसका 70% अकेले 2 ऑर्गन सिस्टम ले लेता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी। अप्रॉक्सीमेटली 70% एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय ओनली 2 ऑर्गन सिस्टम्स, एंड दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कंटिन्यूअसली काम करते हैं। दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द होल बॉडी। देयर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन नॉट डू रेस्ट फॉर इवन अ सेकेंड, एंड फॉर दैट दे नीड very large amount of energy. And the second is our excretory system, and the main organ of our excretory system, you know, is our kidneys. किडनी में कंटिन्यूअसली फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। आप पढ़ेंगे इसी लाइफ प्रोसेस में, इसी चैप्टर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि क्यों किडनी को इतने एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एक वैज्ञानिक अनुमान कहता है कि 70% तो नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ही ले लेते हैं दिन भर में जो आपने एनर्जी बनाया, तो बच तो गया 30%। और अभी तक आपने हार्ट, हमारे लंग्स, पेरिस्टाल्सिस, a movement of our alimentary canal that allows food to go forward in our alimentary canal। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी मूवमेंट होते रहता है, जिसके चलते भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली। मस्कुलर मूवमेंट, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी कंटिन्यूअसली। तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं, ढेर सारे लाइफ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसे काफ़ी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो बचता कितना है? हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अक्सर ऐसा सोचते भी हैं कि एनर्जी इज नीडेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, इसके लिए कितना एनर्जी बचा? या एक मजदूर है,
ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड लेबर थ्रू आउट द डे। 7 घंटा 8 घंटा काम लगातार कर रहा है, फिर साइकिल चला के घर जा रहा है, सुबह भी वो साइकिल चला कर, तो लगातार फिजिकल वर्क कर रहा है। मुश्किल से 10% जो एनर्जी बचती है हमारे शरीर की, उसी में ना काम चला रहा है वो भी। यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा उन चीज़ों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए अब जिंदा रहने के लिए। यानी कि हमारे जीवन का रहस्य जो कुछ कुछ समझ में आ रहा है वो एनर्जी पर है। अब अगर ऐसी बात है, एनर्जी पर ही हम जिंदा हैं, तो अब हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि एनर्जी आएगा कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है, एनर्जी बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ इस चैप्टर में। बेसिकली इतना हम जानते हैं कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। फूड में एनर्जी है। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उसमें एनर्जी है। कोई स्टूडेंट यह भी सवाल पूछ सकता है, इसमें एनर्जी कहाँ से आया? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, they can do photosynthesis and the energy is trapped by chlorophyll. Solar energy is trapped by chlorophyll molecule during the process of photosynthesis, and that solar energy is converted into chemical energy in the and it is starch in the form of food, that is starch. और उसी स्टार्च को हम खा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो फूड के रूप में आया एनर्जी, वो अल्टीमेटली आया कहाँ से? फ्रॉम सन भाया प्लांट्स, फ्रॉम सन भाया ग्रीन प्लांट्स। हम जो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें एनर्जी है, और ये एनर्जी सन से आया हुआ है, सोलर एनर्जी। चलिए, हमने भोजन कर लिया। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक वीडियो में हमने बताया था, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर insoluble also, and our cells are not able to absorb it. और इसके लिए हमें भोजन को डाइजेस्ट करना पड़ता है, एंड आफ्टर डाइजेशन carbohydrate is converted into its simplest form, that is glucose. Protein is converted into its simplest form, that is amino acids. Fats are converted into fatty acids and glycerols. There are some foods also, there are some components of food also which are not to be digested by our body. Their digestion is not needed, they are already in simple form, and after digestion food is absorbed by blood and is carried to each and every cell where food is required, where food is deficient, where the cell needs glucose. कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, रोटी चावल स्टार्च के रूप में, आफ्टर डाइजेशन इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, आवर ब्लड वेसल्स absorbed this glucose and carried it to cells. सेल को भोजन मिल गया, लेकिन अब हमें यह भी तो जानना है, आपके किचन में चावल आ गया मार्केट से, तो आपका पेट तो नहीं भर गया, चावल तो पकाना पड़ेगा। राइस इज नॉट द यूजेबल फॉर्म, वो काम आने वाला नहीं है, इट्स नॉट अ यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म इज बॉइल्ड राइस, जिसे हम लोग भात कहते हैं। हाउ विल अ राइस कन्वर्टेड इनटू boiled rice, that is bhat? It needs boiling, it needs a process, that is boiling.
And how can we boil a rice? We'll need energy. We'll need fuel. पहले तो आग जलेगा तब तो चावल खाने योग्य होगा, यानी कि ईंधन की जरूरत पड़ गई अब हमें। इसी प्रकार हमारे सेल्स में ग्लूकोज पहुंच गया तो इससे यह मत क्लियर नहीं हो जाता कि अब हमारे सेल को एनर्जी मिल गई। पकाना पड़ेगा उस ग्लूकोज को, जलाना पड़ता है, और तब उसके अंदर जो एनर्जी, सोलर एनर्जी बैठा हुआ है, वो लिबरेट होगा, निकलेगा बाहर, एंड दैट विल बी यूज्ड अप बाय आवर बॉडी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इससे तो क्लियर बात है कि हमारे सारे सेल्स को भोजन मिल गया है, भोजन पहुंच गया है सेल्स तक। अब हर सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, तब भोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसेस होगी जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, एंड आफ्टर दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब देखिए, भोजन को पचाया डाइजेस्टिव सिस्टम ने, भोजन को जलाया, जलने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और फिर जला करके उससे एनर्जी निकाला किसने? रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, भोजन बन गया तो कुछ तो बेकार चीज भी बनेगा। जैसे आप चावल बना रहे हैं तो माड़ निकल गया, सब्जी बना रहे हैं तो उसका छिलका निकल गया। उसे क्या करते हैं? घर से बाहर निकालते हैं। घर से बाहर निकालने का एक मैकेनिज्म है। जैसे हमारे शहर में म्यूनिसिपैलिटी वाली गाड़ी आती है, वो उसे ले जाती है। कहीं कहीं पर कूड़ेदान रखा हुआ है, वहाँ हम लोग फेंक देते हैं। और कभी कभी ज़्यादा मूड बिगड़ जाता है तो अपने घर के आगे पीछे कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो इतना प्रोसेस चल रहा है, खास करके फूड का जो एसिमिलेशन हो रहा है, इसी को एसिमिलेशन कहे। जो फूड जिस उद्देश्य के लिए हम खाए हैं वो अपना काम करेगा, उसी का मैकेनिज्म एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे ग्लूकोज हमने खाया है फॉर एनर्जी, एंड सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज एसिमिलेशन। प्रोटीन हमने खाया है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो एमिनो एसिड जो हमारे सेल्स तक आया है, at least 20 types of amino acid will join together to form a single molecule of protein. And this process is called protein synthesis, that you will learn in next section, that is senior secondary classes. तो the process is called assimilation of protein. इसी प्रकार हम लोग जिस भोजन को जिस उद्देश्य से खाए हैं, उस प्रोसेस में, उस उद्देश्य में वो उस उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है, यही एसिमिलेशन है। तो हमारे बॉडी में जितने भी तरह का एसिमिलेशन हो रहा है, हर जगह बाय प्रोडक्ट तो बनेगा ही। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनता है, बाय प्रोडक्ट भी बनता है, जिसे आप जानते हैं कभी कभी नदियों में बहा दिया जाता है, वाटर बॉडीज में, जिससे वो गंदा हो जाता है, पॉल्यूट होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एक बहुत बड़ा काम हो जाता है टू गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंट एसिमिलेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और इसके लिए अब हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत है। ये कभी आपने सोचा है? Food was digested in our alimentary canal, but it was carried to cells by blood. Oxygen was taken in by our lungs, but this is carried to cells. हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरह के पूरे सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गंदे पदार्थ बन रहे हैं, और उसका शरीर से रिमूवल जरूरी है। सब
ठीक है, आपने पढ़ा है कि किडनी ऐसा काम करती है, लेकिन सारे पूरे बॉडी के पूरे सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी तक कौन लाता है? सारा काम तो ब्लड ही कर रहा है। एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी में, और इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, ब्लड चलता रहता है। ये बिल्कुल लोकल ट्रेन है मुंबई की, सवार हो जाइए, जहाँ जाना है उतर जाइएगा। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। इस पर ऑक्सीजन सवार हो जाएगा, इस पर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सवार हो जाएगा, इस पर वेस्ट प्रोडक्ट गंदा पदार्थ सवार हो जाएगा, जिसको जहाँ जाना है, किसी को सेल तक जाना है, किसी को किडनी तक जाना है, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड सवार हो गया, उसे फेफड़े तक जाना है, शरीर से बाहर निकलना है। इतना इम्पोर्टेंट है, ब्लड अगर काम करना बंद कर दे, जो जहाँ है वहीं रह जाएगा, लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी पूरे बॉडी में। ये कभी आपने सोचा है इसको कंट्रोल कौन करता है? A very important organ that we call heart. सारे के सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स लगातार काम कर रहे हैं, और उद्देश्य क्या था? केवल एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बन जाए, मुख्य उद्देश्य। क्योंकि एनर्जी जब बनना बंद हो जाएगी तो हमारे सबसे पहले हम उछलना कूदना चलना फिरना बंद तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो यह होगा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो नर्वस सिस्टम को चाहिए, सबसे पहले वही दम तोड़ देगा। आप अक्सर सुनते होंगे मेडिकल रिपोर्ट में किसी पेशेंट का, ब्रेन इज डेड, ब्रेन मर चुका है। पहले ब्रेन ही मर जाता है क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उसके बाद 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स भी डेड होने लगते हैं। नर्वस सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करना। आप कभी कल्पना करते हैं कि देश में रेलवे का नेटवर्क जाल बिछा हुआ है, किसी किसी स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा है, और उसे कोऑर्डिनेट करना, कौन ट्रेन किस पटरी पर किधर से आएगी, किधर से जाएगी, थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो ट्रेन्स विल कोलाइड। आप कल्पना कर सकते हैं, दशकों में 2, 4, 5 दशक में ऐसी एकाध घटना कभी कभी सुनने को आपको मिलती है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना, हर सिस्टम का क्या काम है सही ढंग से करना, ये तो नर्वस सिस्टम करता है। जैसे ही ब्रेन डेड हो जाएगा, सारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न सिर्फ इसलिए कि आप आगे जाकर बायो पढ़ने जा रहे हैं या नहीं, बल्कि इसके लिए कि आप आगे जाकर के अपने शरीर के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, तो जो प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर रखें, जो आपको और आपके परिवार को आगे स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ये बिल्कुल जरूरी है। इसके साथ ही एक बात और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये जानना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म एक वर्ड आता है बायोलॉजी में अक्सर, मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन पर मत जाइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेशन खुद बनाइए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट जाए, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो सारे पॉइंट्स हमने बता ही दिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कुछ बातें ध्यान से हट गई हैं, कभी बाद में ध्यान में आएंगी तो दूसरे वीडियो में उसका भी जिक्र कर दिया जाएगा। इसलिए डेफिनेशन पर नहीं जाना है, आपको खुद बनाना है। मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी में इतने तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। देखिए, शरीर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम लोग सिंपल रिएक्शन ना कह के
बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नॉर्मली रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में तो हम सीधा उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बट these reactions are taking place in our body, in living thing, in the body of living things, and the bio word is related with life, living thing, and all the chemical reactions that takes place in our body is considered as biochemical reaction, biochemical reactions। तो हमारे शरीर में तो बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं कंटिन्यूसली। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ते रहेंगे 5 साल 10 साल और डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते रहेंगे। द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सब को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं रिएक्शन की, सब मेटाबॉलिज्म है। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी, डिस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। आपको एक वीडियो में हमने लीवर का रोल बताया था, वो असाइनमेंट वाला वीडियो था, वो पढ़ाई उस वक्त स्टार्ट नहीं हुई थी। लीवर इमल्सिफाइज लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स। लीवर का फैट जो हम खाते हैं उसके ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट इन दिस फॉर्म, एंड सो लीवर ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड देन आफ्टर आवर एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट इट इजीली। तो आपने क्या देखा, एक बड़ा ग्लोब्यूल था लीवर का, सॉरी फैट का, और लीवर से निकलने वाला जो जूस होता है जिसे बाइल कहते हैं, उसने उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्ट कर दिया, बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे और भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी में, कई आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे जैसे पढ़ाई आपकी आगे बढ़ेगी, ऐसा कहीं कोई प्रोसेस आएगा कि अरे ये तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव भी होता है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, हम खा रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है हमारे बॉडी में, लेकिन हम इतना खा रहे हैं, इतना ग्लूकोज बन रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी उतने की। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एंड दीज ग्लाइकोजन्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर रिजर्व फूड मटेरियल। आपके महीने भर की कमाई है 30,000 और आपको जरूरत है 25,000 की, तो 5,000 हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं बैंक में। और भविष्य में जब हमारी कमाई घट जाएगी, कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तब वो पैसा काम देगा। तो हमारे शरीर में भी जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, भोजन से निकलता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और हमारे शरीर में जमा रहता है जब हम फास्टिंग में होते हैं, स्टारवेशन में होते हैं, जब हम बिल्कुल दिक्कत में होते हैं, जब हमें भोजन कम मिल रहा होता है, जब हमें ग्लूकोज कम बन पा रहा होगा बॉडी में, तो वो भोजन काम देता है। तो क्या लग रहा है, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, और मिल करके ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक उसी तरह से हमारे पास खुदरा 10 रुपया का, 20 रुपया का, 5 रुपया का, 50 रुपया का नोट है ढेर सारा। हम चाहते हैं, और उसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है खर्च करने की, स्टोर करना है, जमा करना है। हम चाहते हैं कि वो सब किसी को दे दें और बदले में हमको 2,000 रुपया का एक नोट दे दें, बिकॉज इट इज़ ईजी टू स्टोर 2,000 नोट्स।
और हम उसे 2000 वाले नोट में बदल देते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भोजन स्टोर ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता। फूड इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में आपको हमने एक असाइनमेंट वाले वीडियो में इसकी चर्चा भी हमने की थी कि कार्बोहाइड्रेट कई एक फॉर्म से में होते हैं और उसका सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज होता है और ये पॉलीमर्स हैं, बाकी सारे पॉलीमर्स हैं, चाहे वो सुक्रोज हो, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेलुलोज हो, काइटिन हो, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ये पॉलीमर्स हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक चेन होता है ढेर सारे यूनिट से मिला हुआ, एक सिक्कर है, जानवर को बांधने वाला सिक्कर है या गले में पहनते हैं हम लोग चेन, उसका एक छोटा यूनिट है, ढेर सारे यूनिट मिलकर के एक चेन बनाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड सच फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमर। ये पॉलीमर कहलाता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये तो कंस्ट्रक्टिव है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स एक बना दिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म और इसे हम लोग एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव दैट इज एनाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव दैट इज कैटाबॉलिज्म। और अब आप ये पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आप लाइफ प्रोसेस में बढ़ेंगे आपको ये जानना है, जैसे ही कोई रिएक्शन आएगा सोचेंगे ये डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है, ये एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है, जैसा कि हमें पता है कि आपको क्लासरूम में बताया गया है, तो आप खुद समझ लीजिए ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है और ये क्या होगा, एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। आप रेस्पिरेशन नहीं पढ़े हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, तो आप खुद भी पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं। ये सारी बातें हैं, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है। और इस चैप्टर में किन चीज़ों को हम ढूंढेंगे, किन चीज़ों को के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, इस पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। और आगे से अब हम लोग बारी बारी से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो आपका हो चुका है, उसके कुछ टॉपिक्स का हमने असाइनमेंट के रूप में वीडियो भी दिया था, फोटोसिंथेसिस को भी हमने समझाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें भी थी। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।